सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। यूपीपीएससी एई का जो वैकेंसी निकला है, जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम क्या देखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियसली ईयर आए क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर से जो भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स से, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। यहाँ से हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट जो है यूपी पीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को अटेंड अटेंड कीजिए। आपका जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के जो सारे डाउट्स है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या है हम इजीली जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर यूपी पीएससी एई का जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि गेट एकेडमी ने प्री और मेंस के लिए 1111 रुपीज़ में क्या है ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आई होप आप सभी लोगों ने परचेस कर लिया है। जो लोग ने भी इसको परचेस नहीं किया है, वो परचेस कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो एट ए टाइम आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से उन सारे वीडियो को कर पाए। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ क्या है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को कवर कराया गया है। तो आपको निश्चिंत होकर क्या करना है, वीडियो देखिए, और इसके साथ आपको जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसको आप देखेंगे। उसके साथ आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो पेपर है वो भी आपके में अवेलेबल है। देन आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो आप देखेंगे कि आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 का ये नेविगेटर सीरीज है। देखिए, इससे पहले सीबीटी 1 का नेविगेटर सीरीज स्टार्ट किया गया था। जो भी स्टूडेंट ने सीबीटी 1 का नेविगेटर सीरीज को प्रैक्टिस किया हुआ है, आप देखेंगे वो लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। आप उनसे फीडबैक लीजिए। देखिए कि इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम हम लोग 3000 एंड प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर रखा था। 3000 प्लस क्वेश्चन सीबीटी 1 के लिए रखा है, और सीबीटी 2 के लिए जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे, 4041 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे सीबीटी 2 के रेस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए आरआरबी जेई का ये जो प्राइस रखा गया है, इसके लिए जो 333 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 333 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है, जो एकदम नॉमिनल प्राइस है, जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन को एट ए टाइम आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसमें हम लोग देखते हैं मैकेनिकल का हैंडबुक। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर मैकेनिकल का हैंडबुक, सो कॉल्ड ई बुक, जिसमें हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला। ठीक है, ये जो बुक है गेट, पीएसयूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। आप देखेंगे कि यूपी पीएससी जो एई का एग्जाम होने वाला है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आपको इस बुक से ही पूछने वाले हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। ये मैकेनिकल वालों के लिए जो आपका कोर पेपर होगा, उसके लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक ये आपको ई बुक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म पे प्रोवाइड होगा, जिसको आप लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पर भी रख सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 222 रुपीज़। तो ये आपको हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, हम आपको देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, आई होप ओके, वेट अ मिनट।
देखिए जो, हाँ ओके नाउ फाइन, जो इस टाइप के क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में जो होता है पूछे ही जाने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चंस आएगा जो आपको क्या करेगा, कॉन्सेप्ट से भटकाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा जो आपको कॉन्सेप्ट से बखूबी भटकाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, जो एरा है उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, अगर हमको पूछ दे कोई व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, सो व्हाट वी कैन से दैट व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड द other form of energy, study of the conversion of the chemical energy to the other form of energy, study of the relationship between mechanical energy, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू दी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टू दी, ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए। देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपके एग्जाम में बहुत बड़े दिखने वाले हैं, ये जो ऑप्शन है आपके एग्जाम में बहुत बड़े दिखने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, देखिए सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक जो होता है ना, ये आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि अगर थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहला है कि ये एनर्जी इंटरेक्शन को डील करता है। किसको डील करता है, एनर्जी इंटरेक्शन को डील करता है। एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू दी अनदर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेस लेते हैं जिसमें हम कपड़े प्रेस करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ क्या होता है, ये हीट यहाँ से निकलना चालू हो जाता है, हीट इमाइट होना चालू हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होता है, हीट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस पे कन्वर्ट होता है, हीट पे। तो क्या बोल सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी इंटरेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन वर्ड डाला ना मैं इसीलिए डाला। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स क्या किस चीज को डील करता है, सिंपल सा चीज, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू दी अनदर फॉर्म, इसी को क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। इसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपको एक बताना था कि ये थर्मोडायनेमिक्स में तीन ईज याद रखना, इसमें तीन ईज होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इसमें तीन ईज होते हैं। सबसे पहला एंट्रोपी, दूसरा इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड है एनर्जी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, थ्री ईज में एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम और एनर्जी, ये तीनों चीजें आते हैं, एंट्रोपी इक्विलिब्रियम एंड एनर्जी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीजें हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये कुछ भी पूछ सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन पूछेगा तो आपको पता है, एंट्रोपी इक्विलिब्रियम एनर्जी इंटरेक्शन, ये सारी चीजें भी आपको पता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्टडी द रिलेशन बिटवीन हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही है आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये गलत। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल, ये भी गलत, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आ गया हो गया है गलत। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म एनर्जी, गलत। तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से क्या करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोडायनेमिक लॉज। थर्मोडायनेमिक लॉज कौन कौन से हैं, देखिए अभी तक जब हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ। ठीक है, अब ये जीरोथ लॉ क्या बताता है हमको, हमको ये जीरोथ लॉ ये बताता है कि अगर कोई बॉडी ये भी क्वेश्चन आया हुआ ना, इसको ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी ए है और ये बॉडी बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा बॉडी सी इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर बॉडी ए का टेम्परेचर इज इक्वल टू बी का टेम्परेचर है
और बॉडी ए का टेम्परेचर इज इक्वल टू सी का टेम्परेचर है, तो बॉडी बी का टेम्परेचर भी बॉडी सी के टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताता है। क्या बताता है? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट को बताता है। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को बताएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम देखते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताएगा ये, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ। यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। और तीसरा चीज इसी में आपको ध्यान रखना है, दो चीजें, अगर प्रोसेस के लिए पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए अगर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पूछेगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाता है, डेल डब्ल्यू। इसको ध्यान रखना। अगर यही साइकिल के लिए पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू। समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सारी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ हो गया। नाउ द सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ आप क्या बताता है, ये तो हो गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपको बारे में बताता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, सेकंड लॉ से ही आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। जैसे सेकंड लॉ में जैसे जो चीजें आती है, सबसे पहला क्या आता है, एंट्रोपी। अगर बोलेगा एंट्रोपी कहाँ से है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। सेकंड, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर ये कहाँ से है बोलेगा तो किससे आएगा, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी हीट ट्रांसफर क्या है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से आया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव, इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो क्या होता है, जीरो लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फैराडेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइडियल गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। तो याद रखना, जीरोथ लॉ जो होता है यही थर्मोडायनेमिक्स लॉ है। ठीक है, आइडियल गैस लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियल गैस क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी इज इक्वल टू सी। ये ठीक है, इसको हाइपरबोलिक लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फैराडेस लॉ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना, आंसर क्या होगा, जीरोथ लॉ। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है। जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से आया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ, थर्ड, इसमें एक थर्ड लॉ होता है। इसमें एक थर्ड लॉ भी है जो ये बोलता है, एट जीरो केल्विन एंट्रोपी इज जीरो। एंट्रोपी इज जीरो। एट जीरो केल्विन एंट्रोपी इज जीरो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, एट जीरो केल्विन एंट्रोपी विल बी जीरो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन, heat does not spontaneous flow from a colder body to a hotter body one. Which of the following thermodynamics laws and state। मैं आपको यहीं पर बताया ना, देखो किस स्टेटमेंट से पूछा है, कैसे स्टेटमेंट से पूछा है। हीट ट्रांसफर बता दिया क्या था क्या यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया, बता दिया था कि हीट ट्रांसफर। सेकंड लॉ के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया था, हीट ट्रांसफर की चीजें आपको मैंने बता दिया था। सेकंड लॉ मतलब हीट ट्रांसफर की चीजें, तो इसको आपको ध्यान रखना। सेकंड लॉ मीन्स हीट ट्रांसफर, सेकंड लॉ मीन्स हीट ट्रांसफर। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हीट ट्रांसफर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, ये क्या क्वेश्चन पूछा है कि हीट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो। हीट फ्लो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हीट ट्रांसफर की ही बात कर रहा है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ना ही जीरोथ लॉ की बात कर रहा है, ना ही फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ दी
थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब ये पहले ही बता दिया था मैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं बताया था तो इसमें तीन चीजें बताया था, एंट्रोपी, एंट्रोपी, हीट ट्रांसफर और क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव लॉ, सर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, ये क्या होता है क्वांटिटेटिव, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है क्वांटिटेटिव लॉ, इसको लिख लीजिए कहीं पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आए हुए हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से घुमा के देगा, थर्मो का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से घुमा के देगा, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होते हैं, जैसे सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं अगर मैं किया ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। देखिए सबसे पहला चीज कि ये दो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितने स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और सेकंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और तीसरा क्या होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा क्या होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्या होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहीं पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है, इसका हीट इंजन का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आया। क्लासियस स्टेटमेंट किसके बारे में बात करता है, क्लासियस स्टेटमेंट आपको बात करता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। हीट पंप और किसके बारे में बात करता है, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करता है। ठीक है, केल्विन प्लैंक हीट इंजन, क्लासियस हीट पंप, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर ये केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो हीट इंजन क्या करता है, इफिशियंसी हमको प्रोवाइड करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हीट इंजन क्या करता है, हम लोग को इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, लेकिन हीट इंजन हमको क्या करता है, इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, मतलब ये हॉट टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर आएगा और यहाँ से वर्क डन प्रोवाइड होगा और कुछ फॉर्म ऑफ वर्क क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, कुछ फॉर्म ऑफ वर्क यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद ये क्लासियस हो गया, तो क्लासियस स्टेटमेंट किसके बारे में बात करता है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि अगर ये है, ठीक है, हीट पंप करना है मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट जाने वाला है। ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर क्या होता है, हीट जाने वाला है, तब तक जाएगा जब तक हमको एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते रहेंगे, ये तब तक वहाँ जाएगा जब तक हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग W अप्लाई करते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसके अगर मैं बात करें, नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक है, देखिए इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हम आगे डील करेंगे। ये सारी चीजें मैं बहुत बार मैंने डील किया हुआ है कि हीट इंजन और क्या होता है हीट पंप के बारे में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन कौन कौन सा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, गैस कंप्रेसर, पावर प्लांट्स, ऑल ऑफ दी। याद रखना पावर प्लांट जो होता है वही थर्मोडायनेमिक्स का, क्यों, क्योंकि ये हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क डन में कन्वर्ट करता है। सबको आंसर नहीं मार के आ जाना, सबको आंसर नहीं मार के आ जाना, पावर प्लांट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखिए पावर प्लांट कभी कभी पूछ देता है कि पावर प्लांट के इक्विपमेंट, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बॉयलर होगा, बॉयलर क्या करेगा, टरबाइन पे जाएगा, ठीक है, और ये टरबाइन से वर्क डन निकलेगा, देन उसके बाद कहा जाएगा कि ये कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर कहाँ चले जाता है, देन कंडेंसर में आएगा, और कंडेंसर कहाँ चले जाता है आपका, हीट पंप में चला जाता है, ठीक है। ये किस में चले जाता है, पंप में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टर्म है, बॉयलर से हीट जनरेट होगा, हीट टरबाइन में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हीट का वर्क डन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो मैंने आपको बताया था कि सॉरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसको सुनो। देखिए अगर मैं सिस्टम को बोलूं, देखिए अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर, ये कौन से कलर का मार्कर है, इसका हाइट क्या है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, इसका हाइट क्या है, ठीक है, इसका विड्थ क्या है, इसमें राइटिंग कैसे करेंगे। मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, सिर्फ मार्कर के बारे में पूछ रहा हूँ ना, तो मेरा मार्कर क्या हो जाता है आपका, ये सिस्टम है। इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। अगर मुझे किसी के बारे में भी जानना है, वो मेरा क्या हो जाता है, सिस्टम। इसीलिए बोलता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम मेनली तीन टाइप का होता है, सिस्टम मेनली तीन टाइप, यहाँ पर देखिए सिस्टम मेनली तीन टाइप का होता है। तो सिस्टम कितने टाइप का, हाँ, ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे मास का इंटरेक्शन, ये देखो ये सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सराउंडिंग। सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सराउंडिंग, ठीक है। तो सपोज अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, ओपन सिस्टम की बात करूं, तो ओपन सिस्टम में मास का भी इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी इंटरेक्शन। दो चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे आपका ये क्या हो जाता है, ये पंप, ठीक है, पानी वाला पंप, पंप में क्या होता है, पानी आया, ठीक है, पंप में पानी आया, पानी क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है हाई प्रेशर से। हम लोगों ने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये रोटर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किस में हो गया, मोटर रनिंग करने में हो गया, यूज हो गया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, मतलब इसमें वाटर क्या होता है, इसका वाटर का कुछ तो मास होगा ना, तो मतलब मास का भी इंटरेक्शन हुआ, और किसका इंटरेक्शन हुआ, मास का भी इंटरेक्शन हुआ, और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है किसमें, ओपन सिस्टम में। इसको ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट थिंग है क्लोज्ड सिस्टम। ये तो बात रहा ओपन सिस्टम का, अब याद होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का तो इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एनर्जी का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ से क्या निकलने जाता है, हीट निकलना चालू हो जाता है। जैसे ही हीट निकलेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किस में कन्वर्जन हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो ना ही मास का और ना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का या फिर एनर्जी का इंटरेक्शन होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच। मतलब जो आपका थर्मस हो ना, थर्मस जिसमें आप चाय गरम करते हैं, कॉफ़ी गरम करते हैं, तो वो जो थर्मस है वो क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो जो थर्मस है वो किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता, किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको पूछेगा, देखिए अगर हमको क्वेश्चन में पूछ दिया कि भैया यहाँ पे तो मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम या फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम। इसको ध्यान रखना बाबू, जो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। देखिए ये जो टर्म लिख रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड, देखिए इसमें क्या होता है, दोनों का इंटरेक्शन होता है तो फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मास का इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। नाउ जिसमें मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा और एनर्जी का भी इसमें मास का भी इंटरेक्शन नहीं हुआ और एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, फिक्स्ड मास सिस्टम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड मास सिस्टम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलेंगे इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में किसी न किसी तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम का। उसके बाद सराउंडिंग की सारी चीजें आएंगी। तो इसी टाइप से क्या है, चीजें आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्स क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए। यूनिवर्स क्या होता है, आपको पूछ देगा यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स। तो आपको ध्यान रखना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्या होता है, यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। वेट अ मिनट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये तो इतने सारे टाइप ऑफ द सिस्टम होते हैं। अगर इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑकर विदाउट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कौन सी चीजें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, स्टडी स्टेटिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक की अगर बात किया ना तो किसके बारे में बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में। आइसेंथेल्पिक की बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी कांस्टेंट। स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसेंथेल्पिक मतलब एंथैल्पी, आइसेंथेल्पिक दो बार हो गया, आइसेंथेल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट। हो सकता है एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है बाबू, टेम्परेचर का, इसको ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, स्टडी स्टेट प्रोसेस में। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों ने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।